गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, संबित लाइफ मगर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन फ्रेंड्स हम लोग करने वाले 16 जुलाई 2025 का करंट अफेयर्स, कल का करंट अफेयर्स दोस्तों पढ़ेंगे। और यह सेशन आपके आगामी हर एक एग्जाम के पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है। तो सेशन को आपको जरूर देखिएगा दोस्तों। सेशन अगर आप लोगों को पसंद आएगा फ्रेंड्स तो सेशन को एक लाइक आप लोग जरूर कर दीजिएगा। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 16 जुलाई का। अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा सैन्य उपयोग के लिए AI सिस्टम विकसित करने हेतु किन 4 कंपनियों को प्रत्येक को $200 मिलियन के अनुबंध दिए गए हैं। अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा सैन्य उपयोग के लिए AI सिस्टम विकसित करने हेतु किन 4 कंपनियों को प्रत्येक को $200 मिलियन के अनुबंध दिए गए हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, ओपन AI को, गूगल को, एंथ्रोपिक को और XAI को, ये चारों को दिए गए हैं दोस्तों। देखिए, अमेरिकी रक्षा विभाग ने ओपन AI, गूगल, एंथ्रोपिक और XAI को प्रत्येक को $200 मिलियन के अनुबंध दिए हैं। ये कंपनियां AI सिस्टम विकसित करेंगी जो सैन्य संचालन को बढ़ावा देंगे और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करेंगे। ध्यान देखिए, एजेंटिक AI सिस्टम बनाने पर है जो जटिल कार्यों को स्वायत्त रूप से करने में सक्षम होंगे। मुख्य डिजिटल और कृत्रिम बुद्धिमत्ता कार्यालय CDAO ने पुष्टि की है कि यह पहल पेंटागन को अत्याधुनिक AI तकनीकों तक पहुंचने में मदद करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा ताइवानी बैंक गुजरात के गिफ्ट सिटी में एक नया बैंकिंग यूनिट खोलने के लिए आवेदन किया है। ये CTBC बैंक। देखिए, कौन सा ताइवानी बैंक गुजरात के गिफ्ट सिटी में एक नया बैंकिंग यूनिट खोलने के लिए आवेदन किया है। तो CTBC बैंक। ये CTBC बैंक जो ताइवान का सबसे बड़ा निजी बैंक है, ने गिफ्ट सिटी गुजरात में एक बैंकिंग यूनिट खोलने के लिए आवेदन किया है। बैंक ने अपना आवेदन अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण को प्रस्तुत किया। एक नया यूनिट ब्रिगेड टावर्स में स्थित होगा जो गिफ्ट सिटी सेज के अंतर्गत आता है। इस कदम का उद्देश्य भारत ताइवान वित्तीय संबंधों को मजबूत करना और अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करना है। CTBC बैंक की भारत में उपस्थिति 1996 से है, जब इसका पहला शाखा नई दिल्ली में खोला गया था। देखिए, CTBC बैंक भारत में 1996 से है, इसका पहला शाखा नई दिल्ली में खोला गया था 1996 में। नेक्स्ट है, भारत के पहले डिजिटल नोमैड गांव के रूप में किस गांव को घोषित किया गया है। तो यह है याकतेन गांव को। भारत के पहले डिजिटल नोमैड गांव के रूप में किस गांव को घोषित किया गया है। तो यह है याकतेन गांव को। सोल्यूशन देखिए इसका, याकतेन गांव को सिक्किम के पाक्योंग जिले में भारत के पहले डिजिटल नोमैड गांव के रूप में घोषित किया गया है। यह पहल 15 जुलाई 2025 को शुरू की गई थी। इस परियोजना का नाम नोमैड सिक्किम है, जो पाक्योंग जिला प्रशासन और NGO सर्व हिताय के बीच सहयोग है। इस परियोजना का नाम नोमैड सिक्किम है, जो पाक्योंग जिला प्रशासन और NGO सर्व हिताय के बीच सहयोग है। यह ब्रॉडबैंड से सुसज्जित होमस्टे प्रदान करता है और स्थानीय परिवारों को स्थिर आय देने का लक्ष्य रखता है। गांव में डुअल इंटरनेट लाइन्स गांव व्यापी वाईफाई और पावर बैकअप सिस्टम से लैस है, ताकि दूरस्थ कार्य का समर्थन किया जा सके। तो याद रखिएगा, भारत के पहले डिजिटल नोमैड गांव के रूप में किस गांव को घोषित किया गया दोस्तों। तो ये याकतेन गांव को। और याकतेन गांव दोस्तों ये सिक्किम के पाक्योंग जिले में भारत के पहले डिजिटल नोमैड गांव के रूप में घोषित किया गया है। और देखिए, यह पहल 15 जुलाई 2025 को शुरू की गई थी। इस परियोजना का नाम है नोमैड सिक्किम है, जो पाक्योंग जिला प्रशासन और NGO सर्व हिताय के बीच सहयोग है। यह ब्रॉडबैंड से सुसज्जित होमस्टे प्रदान करता है, जो और स्थानीय परिवारों को स्थिर आय के लिए आय देने का लक्ष्य है। गाँव में डुअल इंटरनेट लाइन्स दोस्तों गाँव व्यापी वाईफाई और पावर बैकअप सिस्टम से लैस है, ताकि दुरुस्त कार्य का समर्थन किया जा सके। याकतेन को याद रखिएगा दोस्तों, ये सिक्किम का है, पाक्योंग जिला में। नेक्स्ट है, लद्दाख के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया जो ब्रिगेडियर सेवानिवृत्त डॉक्टर BD मिश्रा का स्थान लेंगे। तो वो है कविंदर गुप्ता को। देखिए, कविंदर गुप्ता एक अनुभवी भाजपा नेता को लद्दाख के नए उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने ब्रिगेडियर सेवानिवृत्त BD मिश्रा का स्थान लिया है, जिनका इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा स्वीकार कर लिया गया। गुप्ता पहले मुख्यधारा के राजनेता है जो लद्दाख में उपराज्यपाल पद संभालेंगे, और उनकी नियुक्ति केंद्रीय शासित प्रदेश राजनीतिक रूप से प्रेरित शासन की ओर बदलाव का संकेत देती है। गुप्ता पहले जम्मू और कश्मीर के उप मुख्यमंत्री और जम्मू के मेयर के रूप में सेवा कर चुके हैं। गुप्ता पहले जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री और जम्मू के मेयर के रूप में सेवा कर चुके हैं। किस कंपनी ने ग्रुप फॉर गवर्नमेंट कार्यक्रम के तहत पेंटागन के साथ $200 मिलियन का AI समझौता किया है। तो ऑप्शन नंबर C सही होगा दोस्तों, ये XAI।
किस कंपनी ने ग्रोक फॉर गवर्नमेंट कार्यक्रम के तहत पेंटागन के साथ $200 मिलियन का AI समझौता किया है दोस्तों? ग्रोक फॉर गवर्नमेंट कार्यक्रम के तहत पेंटागन के साथ $200 मिलियन का AI समझौता किया था, ये XAI। देखिए फ्रेंड्स, पेंटागन ने XAI एलन मस्क की AI कंपनी के साथ $200 मिलियन का समझौता किया। यह समझौता ग्रोक फॉर गवर्नमेंट कार्यक्रम का हिस्सा है। इस कार्यक्रम के तहत ग्रोक 4 तक पहुंच प्रदान की जाती है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा अनुप्रयोग के लिए डिजाइन किया गया है। ग्रोक एक चैटबॉट है जिसे 2023 में लॉन्च किया गया था और यह कम फिल्टर होने के लिए जाना जाता है। इस पहल का उद्देश्य AI उपकरणों का उपयोग करके सैन्य संचालन का आधुनिकीकरण करना है। ग्रोक को X में एकीकृत किया गया है, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट, हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड के नए CEO के रूप में 8 सितंबर 2025 से किसे नियुक्त किया गया था? ये हेमंत रूपानी को। ऑप्शन नंबर भी सही है, हेमंत रूपानी को। देखिए, हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड के नए CEO के रूप में 8 सितंबर 2025 से किसे नियुक्त किया गया है? ये हेमंत रूपानी को कोका कोला बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है, हेमंत रूपानी को। सॉल्यूशन देखिए इसका फ्रेंड्स, ये है हेमंत रूपानी को हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति 8 सितंबर 2025 से प्रभावी होगी। वे जुआन पाब्लो रोड्रिगेज का स्थान लेंगे, जो कोका कोला समूह में एक नई भूमिका में जा रहे हैं। रूपानी वर्तमान में मोंडेलेज इंटरनेशनल इंक में दक्षिण पूर्व एशिया के लिए बिजनेस यूनिट प्रेसिडेंट है। उनके पास FMCG प्रौद्योगिकी और दूरसंचार क्षेत्रों में नेतृत्व भूमिका में 20 वर्षों का अनुभव है। नेक्स्ट देखिए, किसे पगड़ीधारी तूफान के नाम से जाना जाता था और जिनका निधन जुलाई 2025 में 114 वर्ष की आयु में हुआ है? किसे पगड़ीधारी तूफान के नाम से जाना जाता था और जिनका निधन जुलाई 2025 में 114 वर्ष की आयु में हुआ है दोस्तों? तो ये दोस्तों फौजा सिंह को। ऑप्शन नंबर भी सही है दोस्तों, फौजा सिंह को। सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, इससे फौजा सिंह जिन्हें पगड़ीधारी तूफान के नाम से जाना जाता था का 114 वर्ष की आयु में 14 जुलाई 2025 को निधन हो गया। उनकी मृत्यु पंजाब में जालंधर पठानकोट हाईवे पर एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से हुई है। सिंह ने 89 वर्ष की आयु में मैराथन दौड़ना शुरू किया और लंदन, न्यूयॉर्क और टोरंटो जैसे शहरों में 9 पूर्ण मैराथन पूरी की। उन्होंने 2004 एथेंस और 2012 लंदन ओलंपिक के लिए 2012 लंदन ओलंपिक के लिए ओलंपिक की मशाल भी उठाई। उनकी मृत्यु की पुष्टि लेखक खुशवंत सिंह ने उनके परिवार से बात करने के बाद की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर्नाटक बैंक के अंतरिम प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में 16 जुलाई 2025 से किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? कर्नाटक बैंक के अंतरिम प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में 16 जुलाई 2025 से किसे नियुक्त किया गया है? तो ये राघवेंद्र एस भट्ट को नियुक्त किया गया दोस्तों। कर्नाटक बैंक के अंतरिम प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में 16 जुलाई 2025 से किसे नियुक्त किया गया है? तो ये राघवेंद्र एस भट्ट को नियुक्त किया गया है। राघवेंद्र एस भट्ट को कर्नाटक बैंक के अंतरिम प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति 16 जुलाई 2025 से प्रभावी है। वे इस भूमिका में 3 महीने या अस्थायी CEO की नियुक्ति तक कार्य करेंगे। अस्थायी CEO के रूप में CEO की नियुक्ति तक कार्य करेंगे। भट्ट ने 1981 में बैंक में एक क्लर्क के रूप में शामिल हुए और 2019 में मुख्य परिचालन अधिकारी COO बने। भट्ट ने 1981 में बैंक में एक क्लर्क के रूप में शामिल हुए और 2019 में मुख्य परिचालन अधिकारी COO बने। उन्हें 1 जुलाई 2025 को फिर से CEO के रूप में नियुक्त किया गया था, इससे पहले कि वे अंतरिम MD एंड CEO बने थे। देखिए, राघवेंद्र एस भट्ट को कर्नाटक बैंक के अंतरिम प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी MD एंड CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति 16 जुलाई 2025 से प्रभावी है। 16 जुलाई 2025 से प्रभावी है। कर्नाटक बैंक के अंतरिम CEO बने हैं दोस्तों, ये उनकी नियुक्ति 16 जुलाई 2025 से प्रभावी है। वे इस भूमिका में 3 महीने अस्थायी CEO की नियुक्ति तक कार्य करेंगे। याद रखिएगा, कर्नाटक बैंक के अंतरिम प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में 16 जुलाई 2025 को किसे नियुक्त किया गया है? तो राघवेंद्र एस भट्ट को। नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS का दौरा करने वाले पहले भारतीय कौन है? ये है शुभांशु शुक्ला। ऑप्शन नंबर डी देखिए फ्रेंड, शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाले पहले भारतीय हैं। वे एक्सियोम 4 मिशन का हिस्सा थे जो ISS पर 18 दिन तक चला। यह मिशन पिछले 25 तारीख को
फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया था। यह मिशन पिछले 25 तारीख को फ्लोरिडा से फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया था। और स्पेसएक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान, जिसमें चालक दल था सैन डिएगो कैलिफोर्निया, चालक दल था सैन डिएगो कैलिफोर्निया के पास प्रशांत महासागर में उतरा। इस मिशन का नाम आकाश गंगा था, जो एक्सियोम स्पेस नासा और इसरो के बीच सहयोग था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर्नाटक बैंक के अंतरिम प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में 16 जुलाई 2025 से किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है राघवेंद्र एस भट्ट को। याद रखिएगा, कर्नाटक बैंक के अंतरिम प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में 16 जुलाई 2025 को किसे नियुक्त किया गया है? ये राघवेंद्र एस भट्ट को। सोल्यूशन देखिए इसका, राघवेंद्र एस भट्ट को कर्नाटक बैंक के अंतरिम प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में 16 जुलाई 2025 को नियुक्त किया गया है। वे 3 महीने तक या नए सीईओ की नियुक्ति तक सेवा देंगे। भट्ट ने 1981 बैंक में क्लर्क के रूप में शामिल हुए और 2019 में सीईओ बने। और यह नियुक्ति श्री कृष्णन एचएस के 29 जून 2025 के इस्तीफे के बाद भी है। कार्यकारी निदेशक शेखर राव ने भी इस्तीफा दिया। उनका अंतरिम कार्य 31 जुलाई 2025 है। अस्थायी नेतृत्व खोजने के लिए एक खोज समिति का गठन किया गया है। और भट्ट पर सेबी से कोई प्रतिबंध नहीं है और वे किसी भी बोर्ड सदस्य से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व युवा कौशल दिवस 2025 की थीम क्या है? विश्व युवा कौशल दिवस 2025 की थीम क्या है दोस्तों? यह एआई और डिजिटल कौशल के माध्यम से युवा सशक्तिकरण। एआई और डिजिटल कौशल के माध्यम से युवा सशक्तिकरण। सॉल्यूशन देखिए इसका, विश्व युवा कौशल दिवस हर साल 15 जुलाई को युवाओं में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। 2025 संस्करण इस संयुक्त राष्ट्र घोषित दिवस की 10वीं वर्षगांठ को चिन्हित करता है, जिसे पहली बार 2014 में मनाया गया था। और 2025 के लिए थीम है एआई और डिजिटल कौशल के माध्यम से युवा सशक्तिकरण। और यह दिन युवाओं को नौकरियों और उद्यमिता के लिए डिजिटल दुनिया में तैयार करने पर जोर देता है। कार्यक्रमों में कौशल प्रतियोगिताएं, पैनल चर्चाएं और वैश्विक संवाद शामिल है। टीवीईटी तकनीक और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण डिजिटल कौशल अंतर को पाटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरब सागर में मुंबई के पास आयोजित संयुक्त पासेक्स अभ्यास में किन 2 नौसेनाओं ने भाग लिया है? तो ऑप्शन नंबर बी देखिए इसका, भारतीय नौसेना और हेलेनिक नौसेना ने भाग लिया इसमें। अरब सागर में मुंबई के पास आयोजित संयुक्त पासेक्स अभ्यास में किन 2 नौसेनाओं ने भाग लिया दोस्तों? तो ये भारतीय नौसेना और हेलेनिक नौसेना ने भाग लिया दोस्तों, ये याद रखिएगा, भारतीय नौसेना और हेलेनिक नौसेना। देखिए फ्रेंड्स, संयुक्त पासेक्स अभ्यास का आयोजन भारतीय नौसेना और हेलेनिक नौसेना ग्रीस द्वारा किया गया था। यह अरब सागर में मुंबई के पास आयोजित हुआ और इस अभ्यास का उद्देश्य नौसैनिक सहयोग और संचालन समन्वय को बढ़ाना था। और आईएनएस तरकस और एचएस पसरा भाग लेने वाले युद्धपोत थे। और गतिविधियों में रणनीतिक संचालन, सतह फायरिंग ड्रिल और हेलीकॉप्टर लैंडिंग शामिल थे। यह भारत और ग्रीस के बीच 2023 में स्थापित रणनीतिक साझेदारी का अनुसरण करता है। और आईएनएस तरकस भारतीय नौसेना के पश्चिमी कमान का तलवार श्रेणी का स्टील्थ फ्रिगेट है। और आईएनएस तरकस भारतीय नौसेना के पश्चिमी कमान का तलवार श्रेणी का स्टील्थ फ्रिगेट। आईएनएस तरकस भारतीय नौसेना के पश्चिमी कमान का तलवार श्रेणी का स्टील्थ फ्रिगेट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 75वां प्रधानमंत्री दिव्यांगजन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया दोस्तों? तो ये ऑप्शन नंबर बी से दोस्तों बदायूं उत्तर प्रदेश में ये उद्घाटन किया गया है। 75वां प्रधानमंत्री दिव्यांगजन केंद्र कहाँ उद्घाटित किया गया है? तो ये बदायूं उत्तर प्रदेश में। सॉल्यूशन इसका देखिए फ्रेंड्स, 75वां प्रधानमंत्री दिव्यांगजन केंद्र बदायूं उत्तर प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेज में उद्घाटित किया गया है। इसका उद्घाटन बी.एल. वर्मा केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री द्वारा किया गया है। यह केंद्र दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिकों के लिए मूल्यांकन, परामर्श, सहायता, वितरण और फॉलोअप जैसी सेवाएं प्रदान करता है। सेवाएं दिव्यांगजन के लिए ADIP योजना और वरिष्ठ नागरिकों के लिए RVY योजना के तहत दी जाती है। इस पहल को एलिम्को और जिला प्रशासन का समर्थन प्राप्त है। भारत भर में PMDKS के माध्यम से 1.40 लाख से अधिक लाभार्थियों को सेवा दी गई है और 179.15 लाख से अधिक मूल्य के उपकरण वितरित किए गए हैं। यह परियोजना सुगम भारत और सशक्त भारत मिशनों के साथ मेल खाती है। अब देखिए दोस्तों, इसी के साथ हमारा सेशन फ्रेंड्स यहीं पे कंप्लीट होता है दोस्तों। एक बार देखिए,
सभी क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं। तो अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा सैन्य उपयोग के लिए AI सिस्टम विकसित करने हेतु किन 4 कंपनियों को प्रत्येक को $200 मिलियन के अनुबंध दिए गए दोस्तों? तो याद रखिएगा, यह है OpenAI, गूगल, एंथ्रोपिक और XAI। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा ताइवानी बैंक गुजरात के गिफ्ट सिटी में एक नया बैंकिंग यूनिट खोलने के लिए आवेदन किया था? ये CTBC बैंक। नेक्स्ट है, भारत के पहले डिजिटल नोमैड गांव के रूप में किस गांव को घोषित किया गया दोस्तों? तो ये याकथेन गांव को घोषित किया गया, पाक्योंग जिले में है, सिक्किम का। नेक्स्ट है, लद्दाख के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है जो ब्रिगेडियर डॉक्टर BD मिश्रा का स्थान लेंगे? तो ये है कविंदर गुप्ता को ये नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है, किस कंपनी ने ग्रोथ फॉर गवर्नमेंट कार्यक्रम के तहत पेंटागन के साथ $200 मिलियन का AI समझौता किया? यह है XAI को। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड के नए CEO के रूप में 8 सितंबर 2025 से किसे नियुक्त किया? ये हेमंत रूपानी को नियुक्त किया है, हेमंत रूपानी को नियुक्त किया है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कर्नाटक बैंक के अंतरिम प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया दोस्तों 16 जुलाई को? ये राघवेंद्र एस भट्ट को किया गया है। और ये देखिए, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ये तो शुभांशु शुक्ला बने हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, कर्नाटक बैंक के अंतरिम प्रबंध निदेशक दोस्तों राघवेंद्र एस भट्ट, और किसे पगड़ीधारी तूफान के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स? ये फौजा सिंह को जाना जाता है। हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड के नए CEO के रूप में 8 सितंबर 2025 से किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? ये दोस्तों हेमंत रूपानी को नियुक्त किया गया दोस्तों। ये सब आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यह विश्व युवा कौशल दिवस 2025 की थीम क्या है दोस्तों? AI डिजिटल कौशल के माध्यम से युवा का सशक्तिकरण दोस्तों। नेक्स्ट है, अरब सागर में मुंबई के पास आयोजित संयुक्त पासिक अभ्यास में किन दो नौसेनाओं ने भाग लिया दोस्तों? तो भारतीय नौसेनाओं और हेलेनिक नौसेना दोस्तों। हेलेनिक नौसेना कहाँ है दोस्तों? ग्रीस का नौसेना दोस्तों, ग्रीस का नौसेना ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 75वां प्रधानमंत्री दिव्यांगजन केंद्र कहाँ उद्घाटित किया गया दोस्तों? ये बदायूं उत्तर प्रदेश में ये उद्घाटन किया गया दोस्तों, दिव्यांगजन केंद्र। और देखिए दोस्तों, इसी के साथ दोस्तों हमारा सेशन आज यहीं पे खत्म होता है। फ्रेंड्स, सेशन अगर आप लोगों को पसंद आया दोस्तों तो सेशन को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और किसी एक व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को आप लोग जरूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बेल आइकन के बटन को आप लोग जरूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।